तो नमस्कार बच्चों। तो आज से हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी जो है कि एक सीरीज मैं लेके आया हूँ मेरे इस चैनल पर, राकेश कुमार भारती ऑफिशियल पर। तो यहाँ पे आपको जो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें ओनली जो कंटेंट है, सिर्फ उसी कंटेंट को लेके आया हूँ और यहाँ पे ये पढ़ाऊँगा। जैसे क्लास 6 की एक टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक्स, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, चैप्टर 1। तो ये हमारे सामने जो कि टॉपिक्स है और इसी का एक अध्याय है, आप देख सकते हैं, विविधता की समझ। तो इसे हम पढ़ते हैं। इसमें जो आपको कंटेंट मिलेंगे वो सिर्फ जो एनसीईआरटी में मटेरियल दिए हुए हैं ओनली वो, इसमें जो भी एक्सटर्नल या आउटसोर्स मटेरियल है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे सामने है, इसका नाम है, तो आपको मैंने बता ही दिया, विविधता की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उन्हें धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह से रोचक हैं एवं सिद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो हमारे देश में जो विविधता है, इसी भिन्नता के कारण है। विविधता अगर और यह भिन्नता के बारे में जाने तो इसे अनेकता कहते हैं, जो हमारे जीवन को किसी तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? प्रश्न उठता है। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में बात करें तो जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था से समाज में अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे के आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं और लोग किस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। ये हमारे देश की परंपरा रही है। आगे मैं अगर देखूं तो आगे जो टॉपिक्स है ये है भारत में विभिन्नता। भारत में विविधता किस प्रकार है? हमारे देश में विभिन्न प्रकार का खान पान खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारी करने का तरीका अलग है। अगर हम आगे विविधता को समझने का प्रयास करें तो हमारे पास एक टॉपिक्स, एक बिंदु आती है कि विविधता कैसे समझें। तो विविधता को समझने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास है करीब 200 वर्ष पहले, जब रेलगाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बस कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग जाने के लिए यात्रा करते थे। मतलब तभी भी लोग चलते थे, पुराने टाइम में चलते थे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन संसाधन बदल चुके हैं। तो वे पानी का जहाज में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलते थे। इसी प्रकार अगर बात करें तो अक्सर ये यात्राएं खेती आसानी के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई जगह अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ लोग
युद्ध के कारण छोड़ देते थे। जब लोग नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने डरे पर ही चलते रहते। उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह से विभिन्न संस्कृति प्रभावों के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह अपने इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के जो कुछ बिंदु हैं इसको आपने देखा, तो आइए भारत के जो कुछ भाग हैं, जैसे कि 2 भाग हैं, लद्दाख और केरल के उदाहरण को अगर हम लें तो हमें पता चलेगा कि लद्दाख और केरल उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। लद्दाख, अगर लद्दाख की बात करें तो हमारे सामने ये लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पश्मीना ऊन मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्मीना ऊन, यह ऊन कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शॉल बनती महंगी। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मगर कश्मीर ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। जो पश्मीना की शालें हैं कश्मीर में बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यह कई घाटियों जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दड़ियाँ आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते अगर बात करें तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटे छोटे तिब्बत भी कहते हैं, यानी छोटा तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो करीब
करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म में परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर, तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि तिब्बत का ये ग्रंथ जो है केसर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर एक नाटक खेलते हैं। तो केरल का पोजीशन क्या हो गया? हमारा केरल का पोजीशन हो गया, देखिए ये भारत के दक्षिण और पश्चिम में बसा हुआ राज्य। दैट्स मीन्स यह एक तरह समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि केरल ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र से घिरा हुआ है। हम इसका आंसर ये ले सकते हैं, यह एक समुद्र से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ किससे घिरा हुआ है? दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काले मिर्च, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। अगर बात करें तो सबसे पहले जो होती थी, इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। नहीं, भारत में अगर कहा जाए तो केरल सबसे पहले आने वाले कौन थे? यहूदी थे और अरबी थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। दैट मीन्स अगर भारत की बात करें तो भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है ज़्यादा नहीं, 2000 साल पहले ही हुआ है, यहाँ पे आए हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किनको जाता है, तो किन होगा? ये हो जाएंगे संत थॉमस। दैट मीन्स जो संत थॉमस हैं ये ही भारत में ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए, जैसे इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में सुना होगा आपने। ये जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रावृत्तांत में मुसलमानों की जीवन का एक विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय यहाँ की बढ़ती जरूरत थी। उसी तरह से अगर बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय के बाद यहाँ पे एक जो है कि नाविक थे, जो कि इसका नाम था वास्को डी गामा। यानी वास्को डी गामा ने देखिए क्या किया इन्होंने। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यानी किसी बुक में कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि जो है कि पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। यानी वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के थे, उन्होंने बताया कि जो भारत और यूरोप के बीच का जो रास्ता है समुद्र का, ये किस तरह है। तो इन सभी ऐतिहासिक और घटने को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग जो कि विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्म शामिल हैं। वहीं चीन की बात करें तो अगर चीन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे तो चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। प्रश्न उठता है, चीन के व्यापारी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वाला कहते हैं। दैट मीन्स जो मछली के जाल जो चीनी जाल से मिलते हैं उसको चीना वाला कहते हैं। करने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें
चीन शब्द है। यहाँ पे अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूँ तो इसमें जो बताया गया है कि इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। केरल उपजाऊ जमीन और जलवायु की चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। जहाँ केरल, लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों इन क्षेत्रों का चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल भौगोलिक स्थिति से मसालों की खेती में संभव बनाई, वहीं लद्दाख विशेष भौगोलिक स्थिति से ऊन और व्यापारों की ओर अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी सांस्कृतिक जीवन का उसके उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। आगे बात करें जो नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें देखिए क्या है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल ही की बात नहीं है। हमारी वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे क्षेत्र का हिस्सा बन सकता है जहाँ हम पहुँचते हैं। इसी तरह से अपने पड़ोसियों को अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की रीति रिवाज, परंपराओं आदि में घुल मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बिंदु ये है विविधता में एकता। दैट मीन्स अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ से देखिए ये पैराग्राफ, तो इसमें क्या है, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो विभिन्न धर्म, भाषा के क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवारों लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाला जा सकता है क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है, उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखलाया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाले लड़ाई में वे सब एक साथ। उसी तरह से नेक्स्ट अगर टॉपिक की नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा ये पैराग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में के बाद गाया जाता था। दैट मीन्स हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। ये जो टॉपिक्स है ये जलियांवाला बाग आपको नजर आई होगी। आपको जो मैं ये पैराग्राफ है देख सकते हैं, तो ये हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग आपने पढ़ा भी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे उनके आदेश पे हुआ था। इसमें कि एक जगह यानी लोग बाग में बैठ कर इकट्ठा सभा कर रहे थे। इसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान
सिख कितने सारे लोग अंग्रेज पक्षपुरता का नीति का विरोध कर रहे थे। उसमें बहुत से लोग की जाने गए, उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत चिन्ह विविधता हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इसी झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और लास्ट के पैराग्राफ में अगर मैं देखूं तो आपको बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, अब देखिए यहाँ पे जो पुस्तक है भारत की खोज देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में अगर मैं बताऊं, देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे एक टॉपिक्स है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है भारत की खोज। तो भारत की खोज लिखी है, तो इस पुस्तक में भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू लिखी है। भारतीय एकता को कोई बाहर से थोपी चीज़ नहीं, बल्कि इसमें उन्होंने कहा है यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है और इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। तो आपको ये टॉपिक्स कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और आप अगर इसे टॉपिक्स को अगर बुक में ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो ओरिजिनल कंटेंट है सिर्फ वही है, लेकिन इसमें ये है कि उसमें एग्जाम्पल्स के अलावा इसमें जो भी फैक्ट है कंटेंट के उसी को लिया गया है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो दूसरे अध्याय के लिए हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस सीरीज को यूं ही जारी करें। इसमें हर दिन हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर बताने का। तो धन्यवाद। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।